बात करते हैं हम लोग गोल्ड बॉन्ड की। यही बताना था सभी, या क्या बताना है इसमें? देखो गोल्ड बॉन्ड कौन इशू करता है? आप पढ़े होंगे क्लास 12th में एक चैप्टर जिसका नाम था डिबेंचर। तो उसमें आपने पढ़ा था डिबेंचर क्या था? एक्नॉलेजमेंट था जो क्या करती है, कंपनी इशू करती है, जो क्या बताता है कि इसने पब्लिक से डेप्ट लिया हुआ है ना। इस बात को ये प्रमाणित करता है, सर्टिफाइड करता है, उसी का ये सर्टिफिकेट होता है। वहीं पर तुमने पढ़ा था बॉन्ड क्या होता है, पढ़े थे कि नहीं? क्या था बॉन्ड? अगर पब्लिक सेक्टर उसे डिबेंचर को इशू करती है, पब्लिक सेक्टर मतलब कौन है? गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, तो उसी को आपने क्या नाम दे दिया था? बॉन्ड नाम दे दिया था। डिबेंचर पर जो रेट होता है उसको आपने क्या नाम दिया? इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड पर जो रेट होता है उसको आपने क्या नाम दिया? कूपन रेट। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखोगे तो कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 6.5% 6.5% इशू करिए क्या? गोल्ड बॉन्ड 1977, या कह रहा है ये 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 इशू करिए, या उसके बाद कह रहा है ये नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980 इशू करा, या ध्यान रखो आप स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 इशू कर रहा है, या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। 5 है इसमें। ये जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है ये गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, या गोल्ड सर्टिफिकेट इशूड कर रहा है अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जो 5 बॉन्ड हैं इनको आप कैपिटल एसेट ट्रीट करते हो? नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल एसेट में क्या चीजें इंक्लूड नहीं है, लिखा है ना एक्सेप्शंस ऑफ कैपिटल एसेट। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखोगे, पहला था इसमें कमर्शियल गुड, ठीक है ना। कमर्शियल गुड्स, बगल वाले दुकान पर पॉपकॉर्न रखा है, कुरकुरे रखा हुआ है, पार्ले जी रखा है, क्या वो कैपिटल गुड्स है या कैपिटल एसेट है? ध्यान रखो क्या है। फिर मूवेबल एसेट फॉर पर्सनल, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे कपड़े, ये सब बात बताया गया था, ये कैपिटल एसेट नहीं है। बट कैपिटल एसेट में क्या था ये बात आपको इधर साइड बताया गया था। ज्वेलरी, बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर एग्रीकल्चर लैंड, उसके बाद आपको 5वां पॉइंट बताया गया गोल्ड बॉन्ड। ये 5 एक्सेप्शन है, ध्यान रखोगे आप। देखो एसेट कई तरह की है, तुम लोग जब पढ़े होगे एसेट, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था तुमने, टाइप्स ऑफ एसेट्स का क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था, क्या क्या था उसमें? एक था फिक्स्ड एसेट्स जिसको आप नॉन करेंट एसेट भी बोलते हो, और एक क्या था? करेंट एसेट था। तो जब आप नॉन करेंट एसेट पढ़े थे उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था 2 पार्ट में। पहला क्या था? टेंजिबल, दूसरा क्या था? बात समझ में आ रहा है आपकी? वहां पर देखो जब तुम पढ़े थे इनटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिनको आप देख छू नहीं सकते हो बट बिजनेस में उसका बेनिफिट लेते हो, है कि नहीं? गुडविल। तो ध्यान रखो गुडविल क्या है। गुडविल को कहीं खरीदते हो तुम? आप जब पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर सेकंड चैप्टर पढ़ा था आपने गुडविल, आपने वहां पर टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ा था, परचेजेस ऑफ गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल पढ़े थे, याद है? तो ध्यान रखो कुछ एसेट्स क्या है भाई? सेल्फ जनरेटेड है। यहां पर किसकी बात कराई है? गुडविल की बात कराई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है सम सेल्फ जनरेटेड एसेट आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। कुछ सेल्फ जनरेटेड एसेट हैं जिनको आप कैपिटल एसेट ट्रीट करते हैं, जैसे क्या है भाई? गुडविल, है कि नहीं? फिर बोला सेल्फ जनरेटेड टेनेंसी राइट, स्टेज कैरिज परमिट्स, लूम आवर्स, ये सब क्या है भाई? टेनेंसी राइट क्या होता है? रॉयल्टी पढ़ा था तुम लोगों ने, क्या था वो? आपके पास गूगल है, मोबाइल फोन है, नेट है, वाईफाई कनेक्ट कर लो, आप चाहो चेक कर सकते हो क्या है, आंसर बता सकते हो, बट बैठे हो। श्रेयांश बात समझ में आ रही कि नहीं? जिम करने से कुछ नहीं उखड़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिए आप पढ़ाई पर।
तो ध्यान दोगे, सेल्फ जनरेटेड टेनेंसी राइट क्या होता है? कुछ मिला? कुछ बताएंगे आप लोग? हाँ, इसीलिए तो हमने क्या बोला, आप रॉयल्टी पढ़े थे, बोले कि नहीं बोले? तो ध्यान रखोगे आप, किराएदारी, ठीक है ना, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तुम एक एसेट पढ़ते हो, वहीं पर ये बात होता है। अगर तुमने लीज पर कोई प्रॉपर्टी ले लिया, जितने समय के लिए तुमको लीज पर दी गई है प्रॉपर्टी, उतने समय के लिए प्रॉपर्टी तुम्हारी है, उतने समय का राइट तुम्हारा है। अगर उसको बेचोगे तो तुमको कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई। ये जो तुम हॉलैंड हॉल देख रहे हो, क्या है? ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। हिंदू हॉस्टल देख रहे हो, कितने रुपए की लीज है? 1 रुपए की। समझ लो कि नहीं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कितने रुपए में? केवल 1 रुपए। नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट चाहे भी इसको क्या करे, तुरंत हटवा दे, भैया हमको नहीं चाहिए, मैं क्या करूं, दूसरे के नाम करूंगा। बट कर सकता है क्या वो? नहीं, उतने समय के लिए, जितने समय के लिए लीज दिया है उतने समय तो उसका है ना, आप चाहोगे भी तब भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका राइट है ना, जिसका राइट है वो चाहे बेच सकता है। स्टेज कैरिज परमिट्स, गाड़ियां चलती कि नहीं चलती, परमिट होता है कि नहीं होता है, उसकी बात कर रहा है ये। एंड लूम आवर्स, कार्य के घंटे, कॉस्टिंग में पड़े होगे तुम लोग इसमें, ठीक है। तो ये सब भी क्या है? आपके सेल्फ जनरेटेड एसेट है। फिर राइट टू मैन्युफैक्चर, अफीम की खेती सब लोग कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस देगा वही कर सकता है। तो ध्यान रखो, ये भी क्या है? आपका सेल्फ जनरेटेड एसेट है। गवर्नमेंट ने जिसको दे दिया उसके पास राइट है। अब मान लो उसको काम नहीं करना, क्या करे? दूसरे को दे। फिर प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी अदर आर्टिकल और थिंग, अफीम की खेती क्यों की जाती है? बेचने के लिए क्या? कि लोगों को उठा के नशेड़ी बना दोगे? मेडिसिन के पर्पज है कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? इसका राइट्स अपने पास रखा हुआ है। आइटम बम बना सकते हो क्या तुम? डिफेंस का सेक्टर भी गवर्नमेंट ने क्या किया है? अपने पास रखा हुआ है कि नहीं? रेलवे सेक्टर, तुम क्या रेल का डब्बा बना सकते हो क्या? इंजन बना सकते हो? इतना पैसा लग जाएगा ना, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो ध्यान रखो, कुछ चीजें ऐसी जो केवल किसकी हैं? गवर्नमेंट की। प्राइवेट हो गया बट पूरी तरह से नहीं है ना। तो ध्यान रखोगे, ऐसा कोई चीज जिसको आप मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस या प्रोसेस कर रहे हो, उसका राइट्स अगर केवल तुम्हारे पास है। बंदूक की गोली कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे? कहां जाएंगे? बड़े घर। राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसी बिजनेस और प्रोफेशन को कैरी करने का राइट। बन जाएगा बंदूक का गोली तो यही कर केवल, तो तुम डॉक्टर ही बन जाओगे। डॉक्टर भी बन सकते हो ना फिर तुम। ध्यान रखोगे ये 4 चीजें हैं। पहला क्या हो गया भाई? सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ बिजनेस, किसी बिजनेस का सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आज देखो अडानी, अडानी का गुडविल कितना बड़ा है कि नहीं? जबकि अगर आप ध्यान दीजिए, टॉप 500 की जो कंपनियां हैं उसमें भी उनका नाम, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड टेनेंसी राइट, स्टेज कैरिज, परमिट्स एंड लूम आवर्स, ठीक है। फिर किसी गुड्स या आर्टिकल को प्रोड्यूस करने का राइट्स। फिर चौथा क्या है? किसी बिजनेस और प्रोफेशन करने का राइट। आप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? तुम लॉयर बन सकते हो? वकालत की हो क्या? नहीं। तुम डॉक्टर हो सकते हो? तो जिनके पास ये सारी डिग्रियां होंगी वही लोग करेंगे ना। बट तुम एक काम कर सकते हो, अगर बी फार्मा करके मेडिकल का वो क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंस ले लो, तो अपने दुकान को दूसरे अपना
ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं, बेच सकते हो कि नहीं, जो लाइसेंस होगा। बट ध्यान रखो तुम कॉमर्स के पढ़े हो तो तुम कर भी नहीं सकते हो। क्या हो जाएगा? चलो ध्यान दो, कॉमर्स वालों के लिए नहीं हो, ठीक है, उसके लिए आपको बायो या मैथ से हो, तुम्हारा है ना। चलो देखो भाई, अब बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट की। जब हम लोग वहां पर अकाउंटिंग में टाइप्स ऑफ एसेट पढ़े थे तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा नॉन करेंट और करेंट। बट यहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहां पर दो तरह की एसेट्स हैं केवल। या तो एसेट कैसी होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी, या तो एसेट कैसे होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी। ध्यान दोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को कहां डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 229, और शॉर्ट टर्म को कहां बताया गया भाई, 242A में। बात समझ में आ रही नहीं? चलो फिर बताओ, आयुष खड़े हो जाओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती? अच्छा, बस और कुछ नहीं। वैशाली बताइए भाई। एक ही एसेट रखती हो क्या? बैठो, अच्छा बैठो भाई बैठो। देखो ध्यान से, कह रहा कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट में क्या है, कोई भी, पूरी एसेट। ध्यान रखोगे हेल्ड बाय एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ। पढ़ लो, कायदे से अपना नोट्स निकालो। आप अपना काम करिए, हम अपना काम देख रहे हैं ना। हेल्ड बाय एसएससी फॉर मोर देन 36 मंथ। ध्यान रखोगे अगर कोई पर्सन कोई भी एसेट्स रखा हुआ है बट कितने समय तक, 36 महीने से ज्यादा, क्या हो जाएगी वो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखोगे। बट अगर 36 महीने से कम है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। पहली बात ध्यान रखो। फिर दूसरी कह रहे अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स है तो उसमें ये ड्यूरेशन माने नहीं रखेगा। इसके लिए क्या है, दूसरा ड्यूरेशन है। क्या बोला इसने, ये कह रहा है अगर कोई भी एसेट्स आप कब तक रखते हो, 12 महीने से ज्यादा। फाइनेंशियल एसेट का मतलब बताएंगे आप हमको? फाइनेंशियल एसेट का मतलब देख लीजिए कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज, चाहे शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, कुछ भी। बात समझ में आ रही कि नहीं? या यूटीआई हो। यूटीआई का मतलब क्या होता है, यूटीआई के बॉन्ड्स। फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या जीरो कूपन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है आपके? जेड सीबी, मोदी योगी जी की जेसीबी नहीं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखो कोई भी एसेट अगर आप 36 महीने से ज्यादा अपने पास रखे हो तो क्या है, वो लॉन्ग टर्म है। बट अगर फाइनेंशियल एसेट है तो 12 महीने से ज्यादा तुमने रखा है तो क्या है वो, 12 महीने ज्यादा रखे क्या है वो, लॉन्ग टर्म। बट ध्यान रखो अगर अनलिस्टेड शेयर है या लैंड एंड बिल्डिंग है तो इसके लिए टाइम पीरियड कितना है, 24। बात समझ में आ रहा है आपके? पहले लैंड एंड बिल्डिंग पर कितना था, 36, और अनलिस्टेड शेयर के लिए 24 था केवल। ये अमेंडमेंट है, चेंज है यहां पर, ध्यान रखोगे। बट ध्यान रखो कह रहा लैंड या बिल्डिंग दोनों है और उसका ट्रांसफर कब हो रहा है, अप टू 31 मार्च 17 तक हो रहा है। तो ध्यान रखो आपको क्या चेक करना पड़ेगा। अब कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कितना है, 24 महीना। बट 31 मार्च 2017 तक की अगर कोई एसेट होगी उसके लिए कितना था, उस डेट तक अगर ट्रांसफर होता कितना महीना था, 36। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया यहां पर। पहला क्या बोला, कोई भी एसेट अगर आप 36 मंथ या उससे ज्यादा रखते हो वो क्या है, लॉन्ग टर्म।
बट अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट है आप उसको अपने पास कितना रखोगे, 12 महीना या उससे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। बट ध्यान रखो अगर अनलिस्टेड शेयर या सिक्योरिटीज है और लैंड एंड बिल्डिंग है तो अपने पास कितना समय रखना है, 24 महीने या उससे ज्यादा। बट ऐसा कोई लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका ट्रांसफर अप टू 31 मार्च 17 तक हो रहा है, तो 36 मंथ तक अगर आप उसको अपने पास रखे हो तो लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बट 31/3/17 के बाद के लिए कितना है, 24 महीने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे। ये कब करना है आपको, ट्रांसफर के पहले। ये कब करना है आपको, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। तो ये सारी बात किसके लिए भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट में इसको आप क्या बोल सकते हो, LTCA। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे आओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पर आइए भाई। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को कहां डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 242A में। क्या बोला गया, अगर कोई भी एसेट्स है, नॉर्मल एसेट या कोई भी एसेट, अगर आपने उसके अपने पास ट्रांसफर के पहले 36 महीने से कम रखा है, वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। फिर बोला अगर फाइनेंशियल एसेट्स है तो 12 महीना था वहां पर या उससे ज्यादा, क्या हो गया वो लॉन्ग टर्म। तो क्या कह रहा है, लेस देन 12 मंथ। अगर एसएससी उसको अपने पास 12 महीने से कम रखता है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। ध्यान रखो। बट कह रहा है अगर अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड एंड बिल्डिंग है, इनके लिए क्या है भाई, 24 महीने से कम अगर आप इनको रखते हो ये क्या हो जाएंगे, बट अगर 24 महीने ज्यादा रखे हो क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म। कह रहा है पॉइंट नंबर 4, द एसेट्स ऑन विच डेप्रीसिएशन इज अलाउड ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ऐसी कोई एसेट्स है जिस पर डेप्रीसिएशन किस मेथड से अलाउ है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। ध्यान रखोगे क्या होगा उसमें, बताओ भाई, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है अगर, तो हमेशा ये एसेट्स क्या होगी भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट की जाएगी। ये कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं की जा सकती। हाँ, इसका रीजन क्या है भाई, रीजन क्या है, थोड़ा जोर से बोलो, मुंह से हाथ हटा के। प्रोविजन बना दिया गया ना, हम लोग क्या है, लॉ फॉलोवर है ना कि लॉ मेकर, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला, अगर कोई भी एसेट्स है और उस पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन लग रहा है तो उसको आप क्या ट्रीट करोगे, सॉरी। बात समझ में आ रही कि नहीं। और इसका जो वो प्रोविजन है बड़ा लंबा है, इसके लिए आप ग्रुप 1 की क्लास लीजिए। फिर एक चीज में एक ही चीज का बेनिफिट लोगे, एक एसेट में, ठीक है ना, एक से अधिक नहीं। अब ये बात पढ़ना है तो आप ग्रुप 1 की क्लास में इंटर करिए, तो वहां बताया जाएगा। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 3rd ईयर के लिए, ठीक है। बस केवल तुमको क्या जानना है, इतना जानना है कि क्या ट्रीट किया जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। क्यों, क्योंकि इस पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कोई कब होगी, अगर कोई भी एसेट नॉर्मली 36 मंथ से आप कम रख रहे हो, मतलब 3 साल से कम रख रहे हो। बट अगर फाइनेंशियल एसेट्स है 12 महीने से कम रखो तब भी वो क्या ट्रीट की जाएगी, शॉर्ट टर्म। बट ध्यान रखोगे अनलिस्टेड शेयर है या लैंड बिल्डिंग है, 24 महीने से तुमने अपने पास कम रखा, क्या है वो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। बट ऐसी कोई एसेट है जो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से जिस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, वो क्या है, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कोई दिक्कत बात यहां तक, आगे बढ़ो थोड़ा सा तुम लोग। देखो अंडर सेक्शन 48 में आते हैं हम लोग। बोला है कंप्यूटेशन कैसे करना है कैपिटल गेन का,
कैसे कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे हम लोग, चेक करो, देख लो भाई। फॉर्मेट पे उसी तरह ध्यान रखना है तुम लोग को जो मैंने बताया है। क्या बताया है, क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन। फॉर्मेट में मैंने क्या पढ़ाया, अगर सैलरी होगी तो क्या करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी है, क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। अगर पीजीबीपी होगा क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। फिर अगर कैपिटल गेन है क्या लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर क्या लिखते हो आप यहां पर, फॉर दी असेसमेंट ईयर 2020-23। फिर हमने आपको पढ़ाया, आप यहां पर लिखो एसएससी कौन है। फिर हमने आपको पढ़ाया था यहां पर लिखे प्रीवियस ईयर क्या है। फिर आप लिखो यहां पर असेसमेंट ईयर क्या है। फिर यहां पर लिखो टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या है। और कोई भी आप पेपर में शॉर्ट टर्म वर्ड यूज नहीं करेंगे, समझ रहे कि नहीं। मैंने यहां क्या लिखा, CA, AY, PY, आप ये सब नहीं लिखोगे। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कैपिटल एसेट सब लिखोगे, ठीक है ना। फिर लिखोगे ड्यूरेशन, कितने महीने तुम्हारे पास रहा। तो टीचर को यहां देखो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, एसएससी कौन है, प्रीवियस ईयर क्या था, असेसमेंट ईयर क्या था, करंट एसेट कौन सी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का है क्योंकि ड्यूरेशन नीचे लिख दियो। उसके बाद आप अपनी इस फॉर्मेट पे आओगे, ठीक है ना। फोटो खींच लो इसका सभी। ध्यान रखोगे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन। खींच लीजिए, खींच लीजिए। इसका हो सकता है उसका बुकिंग चलता हो। हाइलोजन मत जलाया करो बेटा तुम लोग। चलो अभी हम भेज देंगे, चलो छोड़ो, आगे देखो। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सेल्स कंसिडरेशन। ये क्या होता है, आप उस पर्टिकुलर एसेट को जब बेच रहे हो कितना पैसा मिला है, उसको आप क्या नाम देते हो, सेल कंसिडरेशन या सेल प्रोसीड बोल सकते हो। ध्यान रखोगे उस एसेट्स को बेचने में कितना पैसा लगा, कितना पैसा खर्च हुआ, देखते हो कि नहीं। मान लो प्रॉपर्टी अगर बेचना है तुमको, क्या करोगे आप, चौराहे पर खड़े हो जाओ, क्या भैया मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, ऐसे कहोगे नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रोकर का काम करते हैं, उनसे आप कहोगे भैया हमको ये अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, वो पूछेगा भैया कितने में बेचना है, तुमने बोल दिया हमको 1 करोड़ रुपए में बेचना है, बोलेगा हमको आप क्या देंगे, आप बोले देख लो भाई सेल करवाओ, जो तुम्हारा होगा मैं तुमको पे करूंगा। तो सब लोग देखते हो ना, लिखे रहते हैं। अगर बहुत हैवी कंसिडरेशन है जमीन का तो 1% बोलता है वो, अदरवाइज क्या करता है वो 2%। तो देखोगे ब्रोकरेज या कमीशन अगर जा रहा है उस सेल पर तो क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। जो अमाउंट आ गया नेट प्रोसीड या नेट कंसिडरेशन कहलाता है, उसमें से आप माइनस करोगे आई कोआ। आई कोआ क्या होता है, देखो आई कोआ क्या है आपका, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या होता है ये, एक जमीन हमने 2001 में खरीदा 50,000 रुपए का, शशांक एकदम सीधा बैठो, आज के डेट में उसकी वैल्यू कितने की है, 50 लाख रुपए की है। हमने उसको कितने में खरीदा, 50,000 में परचेज किया है। कब, आज 2022 के दिन
उसका वैल्यू कितना है, 2 जीरो पड़ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान दोगे तुम लोग, अगर इन दोनों का डिफरेंस चेक करो कितने का आ रहा है, 49,50,000 का। तो चेक करोगे ये जो 50,000 रुपया है इसका आज के डेट में वैल्यू क्या है? आज का डेट क्या है? है कि नहीं? तो कैसे चेक करोगे आज का वैल्यू क्या है? इसके लिए इंडेक्स नंबर बनाए गए। देखोगे 50,000 रुपए की वैल्यू थी, ठीक है ना। करेंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है? इस समय इंडेक्स नंबर क्या है तुम्हारा? 317 है ना, 317 है। चेक कर लीजिए आप लोग अपने बुक में, कहीं लिखा होगा, किसी क्वेश्चन में लिखा होगा, या गूगल पर सर्च कर लो। तो 317 2001 का कितना है? उस समय से स्टार्टिंग हुआ था, तो क्या मान लिया गया है? 100 मिल गया। 317 उस सारे क्वेश्चन में लिखा होगा, इंडेक्स नंबर देगा पेपर में। अगर आप बुक ओपन कर लें तो बुक में दिया हुआ है आपके पूरा इंडेक्स नंबर। हाँ, फोटो खींच के ग्रुप में भेज दो बेटा। इसको मल्टीप्लाई करके कोई बताएगा डिवाइड करके? कोई बच्चा? अरे कैलकुलेट कर लो बेटा, गले में खिचखिच हो गया तुम्हारे। हाँ बस कितना? 1 लाख की 3 लाख? बस। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान रखोगे इस बात को। तो ये क्या हो गया भाई आपका आई कोआ। आई कोआ को क्या बोलते हो? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। अगर 20 साल पहले तुमने कोई लैंड परचेस किया है तो आज के डेट में जितने रुपए में परचेस किए उसकी वैल्यू क्या है, इस बात को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको आप? आई कोआ, ठीक है ना। आई कोआ का फुल फॉर्म क्या है ये मैंने नीचे लिख दिया हुआ, ठीक। आई कोआ वर्ड थोड़ा सा तुमको सही लगेगा। फिर आई कोई लिखा है। आई कोई का मतलब क्या होता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट। मान लो ये अपने छोटू का एक घर है, इसमें एक ही कमरा है, अभी वो बहुत गरीब थी, कुछ समय के बाद पैसा ऐसा आया, कमरे बढ़ रहे हैं अब, हाँ घर ही बढ़ा दे रहे चीजें छोड़ो। तो क्या हो गया भाई, ये एक घर के कई कमरे हो गए। क्या बोलोगे इसको? कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं? एक्सटेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो उसमें कितना पैसा लगा? मान लो 2001 का घर था, 2011 में इसमें इंप्रूव हो गया, 2015 में एक कमरा और बनवा दिया, तो इस समय जो पैसा खर्च हुआ था 2022 के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट क्या है? इस बात को जब आप फाइंड आउट करते हो इसको क्या बोलते हो? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आई कोई बोलते हैं आप इसको, ठीक है ना। तो जो नेट सेल कंसिडरेशन है इसमें से आप क्या लेस करते हो? आई कोआ एंड आई कोई। अभी आ रहे हम लोग, नीचे सारा फार्मूला लिखा है, ठीक है ना। जो अमाउंट बच गया है इसको आप क्या बोलते हो? ग्रॉस एलटीसीजी का मतलब क्या है भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चला ना लो। फिर हम लोग इसमें डिडक्शन माइनस कर देते हैं जो अंडर सेक्शन 54 में बताई गई। इसमें कई डिडक्शन है, अब इसका नीचे चार्ट है बताता हूं, ठीक।
जो अमाउंट रिमेनिंग बच गया ये क्या हो गया आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस बात को आप ध्यान रखोगे, जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे हमेशा हमको क्या निकालना पड़ेगा, आई कोआ या आई कोई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन हमेशा केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। इंडेक्सेशन किसका होगा, केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का इंडेक्सेशन, ध्यान दो, आई कोआ को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आई कोई की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एलटीसीजी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहां तक बात क्लियर है आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाओगे, सेम बातें यहां से यहां तक है, देख लो। सेल कंसिडरेशन या सेल प्रोसीड माइनस एक्सपेंसेस ब्रोकरेज के या कमीशन के, नेट कंसिडरेशन या नेट प्रोसीड आ गया। फिर यहां देखो आई कोआ नहीं है, यहां पर क्या है, केवल कोआ। कोआ का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एसेट को कभी हम लोग परचेज नहीं करते, एक्वायर करते हैं, या एसेट परचेज करने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इसका नाम क्या भाई, एक्विजिशन। फिर कोई हो गया यहां पर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहां पर आई कोई नहीं है, इसका इंडेक्सेशन नहीं किया जाना है। ग्रॉस एसटीसीजी आ गया आपका, अंडर सेक्शन 54 की डिरेक्शन माइनस कर दोगे, क्या आ गया ये आपका टैक्सेबल एसटीसीजी। अब ध्यान दोगे आप, आई कोआ और आई कोई कैसे निकलेगी, है ना। क्या लिखा सबसे पहले तुमने, कोआ। कोआ का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट। फिर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें सीआईआई। सीआईआई का मतलब क्या है, कॉस्ट, हाँ आगे इंडेक्स, कॉस्ट इंप्रूवमेंट इंडेक्स है, ठीक है ना। किस साल का है ये, जिस साल एसेट ट्रांसफर हो रही है, करंट ईयर का रहेगा। और डिवाइड कर देंगे आप सीआईआई कब का, जिस साल तुमने एसेट परचेज किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। नीचे देखो क्या लिखा है, फॉर द ईयर इन विच एसेट फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी। अब इसमें तुमको दो बातें चेक करनी रहेंगी भाई। ध्यान देना यहां पर, छोटू का घर बर्बाद हो गया। ध्यान दो, अगर मैंने 1998 में एक एसेट परचेज की थी 50,000 रुपए का, और 2001 में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 1,20,000, दोनों में से बेनिफिशियल क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका इंडेक्सेशन करोगे, वैल्यू ज्यादा आएगी। मान लो अगर 50 लाख का सेल कर रहे हो, 1,20,000 का इंडेक्सेशन करो जरा, तो 317/100। तुम भी लोग कुछ कर लिया करो, हाथ मोड़ के बैठे हो, रात भर मोबाइल चलाते हो, दिन में छूने का मन नहीं करता सुबह। 3,18,000 80, ये वैल्यू है कि नहीं। बट अगर 50,000 का करोगे इंडेक्सेशन, कितना आ रहा है जरा चेक करो, 1,58,500। अगर 50 लाख में से इसको माइनस करोगे, देखो कितना आ रहा है, और इसको माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है ना। यहां पर देखो कम कैपिटल गेन आ रहा है और यहां पर ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा कैपिटल गेन होगा तो आपको ज्यादा टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ेगा कि नहीं, और अगर कम होगा तो कम टैक्स का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो दोनों वैल्यू में से बेनिफिशियल कौन है आपके लिए, दोनों वैल्यू में से बेनिफिशियल कौन सा है, 1998 वाला या 2001 वाला। सबिया के लिए 1998 है, बेवकूफ।
अगर 48,41,500 का अमाउंट बन रहा है, इस पर 20% के रेट से टैक्स अमाउंट क्या होगा? और 46,19,600 पर 20% के रेट से टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? इस पर कितना? और इस पर 30, कितना? 23,200, 920। चलो देखो कहां पर टैक्स ज्यादा है। इस वाले वैल्यू पर टैक्स ज्यादा है ना, क्योंकि यहां पर कैपिटल गेन ज्यादा है। यहां पर कैपिटल गेन ज्यादा है, तो यहां पर भी टैक्स भी क्या है। और यहां पर अगर आप ध्यान दो, कैपिटल गेन कम है, तो टैक्स का अमाउंट भी क्या है? कम। तो दोनों में से बेनिफिशियल कौन होगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए एक रूल रेगुलेशन बन गया है। बोला है अगर वैल्यू दी है 2001 की, तो आप वैल्यू क्या लो? 2001 की। बट अगर 2001 के पहले की वैल्यू है, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ 2001, तो दोनों में से चेक करोगे बेनिफिशियल कौन सा है। जो बेनिफिशियल होगा वही वैल्यू को क्या कर लेंगे आप? टेक ओवर कर लेंगे। और हमेशा वैल्यू बेनिफिशियल कौन होगी? 2001 वाली क्वेश्चन में। बट मान लो अगर जैसे यहां पर अभी 1,20,000 दिया था, बोला 1998 की वैल्यू 4 लाख रुपए होती, तो बेनिफिशियल कौन होता? 4 लाख रुपए होता। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि दोनों वैल्यू आप चेक करोगे। कौन सी वैल्यू चेक करोगे? एक वैल्यू आपको चेक करनी 2001 की और उसके पहले की वैल्यू। दोनों वैल्यू आप चेक करोगे। दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू आपके लिए क्या होगी? बेनिफिशियल होगी, आप उसी वैल्यू को पुट कर लोगे। ठीक है, तो नोट नंबर 1, 2 क्लियर हो गया आपको? ये बात लिखी होगी कहीं, नहीं लिखी है। चलो अभी नोट जब प्रोवाइड कराया जाएगा दे दिया जाएगा, उसमें लिख के। ठीक है ना? इतना तुमको समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3 चेक करो। लिखा है बेनिफिट ऑफ इंडेक्स विल नॉट बी अप्लाई ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स डिवेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स बाय द गवर्नमेंट। ठीक है? एंड सोवरग्रीन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई। तो इन बॉन्ड पर आपको इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो बॉन्ड कौन कौन से हैं इसका आप ध्यान रखोगे। बॉन्ड डिवेंचर कौन कौन से हैं? पहला है आपका ये, ठीक है, जो कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट। और ये जिसको कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। बातें समझ में आ रही है आपकी? आगे बढ़ा जाए। कह रहा टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन। ऑलरेडी हमने जब पहली या दूसरी क्लास ली थी तो रेट पे हमने बात कर ली है, बट यहां पर आप फिर से जान लोगे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और स्पेसिफाइड कर दिया सेक्शन 111A, रेट क्या होगी? आप ध्यान रखोगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है रेट क्या होगा? बट अगर गेन है लिस्टेड शेयर पर जिसका इंडेक्सेशन नहीं है तो रेट क्या है? बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A कह देगा कितना है, तो ये रेट को आप ध्यान रखोगे। जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 10% होगा। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 112A कह देगा तो रेट क्या हो जाएगा? 10%। ध्यान रखोगे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अंडर सेक्शन 111A कह देगा, रेट क्या हो जाएगी? 15%। ठीक है? बट ऐसा कोई गेन है जिसमें लिस्टेड शेयर इन्वॉल्व है विदाउट
इंडेक्सेशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा है ना, वो मतलब जिसका इंडेक्सेशन ही नहीं किया गया है, तो उस पर रेट क्या एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रहा है आपके। अब इसके आगे की बात हम लोग क्या करेंगे, कल अपनी क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले डिडक्शन। जिस डिडक्शन पढ़ा दें, जिससे ये पूरी टेबल है डिडक्शन की, है ना। क्या बताया गया, अंडर सेक्शन 54, 54B D EC है, डबल ई है। बात समझ में आ रही है आपके। फिर डबल ई है, F है और G है। बिना आप डिडक्शन को पढ़े हुए, जैसे आपने 80C से TU पढ़ा, वैसे आपको यहां पर यह भी पढ़ना है, और बिना इसके पढ़े हुए आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। लगा लोगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। तुमको चेक करना पड़ेगा कहां पर 54 एप्लीकेबल है, कहां पर एप्लीकेबल है 54B, कहां पर D एप्लीकेबल है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, कितने समय में बेचना खरीदना है। बात समझ में आ रही है आपके। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाले क्लास में, ठीक। आप जहां तक पढ़ाए गए यहां तक पढ़ लेंगे, जो बातें बताई गई उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके आगे कल हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है ना। पहले जो रिलेटेड मैटर उसका बात कर लें, फिर क्या क्या चीजें ट्रांसफर नहीं है, जिसको ट्रांसफर में काउंट नहीं किया जाएगा, किसको किसको ट्रांसफर में काउंट किया जाएगा, ये सारी बात हम लोग फिर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, जैसे डिडक्शन पढ़ाया गया तो उसके बाद नीचे डिक्टेट किया गया, वैसे एकदम पूरा लिख के तुमको मैंने दे दिया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर कल बात करेंगे हम लोग, ठीक। चलो जा सकते हो सब लोग।